कमेंटों और आपकी रिक्वायरमेंटों के आधार पर मैं आज दोस्तों वन रक्षक और वन विभाग की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें दोस्तों 20 मोस्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन दोस्तों वह प्रश्न ऐसे हैं ना जो आपको कहीं भी अटकने नहीं देंगे। और दोस्तों आज मैंने आपके प्रश्न को लेकर कुछ नया पैटर्न तैयार किया है। अब जैसा कि दोस्तों आप इसमें तो नॉर्मल देख रहे होंगे इस थंबनेल में प्रश्न कि द एलियंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के पुस्तक के लेखक कौन है और जादू टोना अंधविश्वास का वेद कौन सा है। बहुत सीधे से प्रश्न देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों अगले जो मैंने प्रश्न बनाए हैं वो बहुत ही कठिन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक एम रखते हैं, 500 लाइक आप इस वीडियो में कर देना, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ जाएगी। और दोस्तों कमेंट में बताना कि आप किस राज्य के निवासी हो और वहाँ पर वन रक्षक की भर्ती आ रही है। तो दोस्तों अभी दोस्तों मध्य प्रदेश में आ रही है, तो दोस्तों वहाँ के लिए प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में अपना राज्य बताना। और दोस्तों सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, उसे भी देखना मत भूलना। तो आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। आप दोस्तों प्रश्नों के पैटर्न को देख लेना किस तरह का पैटर्न है, और इसी पैटर्न के आधार पर आपको प्रश्न चाहिए या फिर दोस्तों अलग पैटर्न चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है दोस्तों असत्य को पहचानिए। यानी कि दोस्तों इसमें असत्य है उसे पहचाना है। भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है। ठीक है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चंद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए मुद्रा के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा अलग है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि कोई भी आपको अलग नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3। वह कैसे देखना दोस्तों शुरू से बता दूँ कि भारतीय पुरास्तत्व के जनक तो अलेक्जेंडर को कनिंग को कहा जाता है, और सत्य प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है, जो दोस्तों किसका है, भानुगुप्त का है। ठीक है। और चंद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए मुद्रा के सिक्के नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त नहीं था, वह था दोस्तों समुद्रगुप्त, जिसकी वीणा बजाते हुए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है ना। अब कमेंट में बताना कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कमेंट में जो बताना दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। नेक्स्ट है असत्य को पहचानिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है, 2013 का है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 का है। ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। तो दोस्तों कौन सा असत्य है, तो दोस्तों असत्य है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2002 का नहीं है दोस्तों, ये 2009 का है। और लागू कब हुआ था, तो दोस्तों 2010 में यह लागू हुआ था। ये जरूर है दोस्तों कि जो दोस्तों शिक्षा है ये पहले राज्य सूची का विषय था, और दोस्तों इसे समवर्ती सूची में डाला गया है वह दोस्तों 46वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और दोस्तों संविधान 21A के तहत इसे समवर्ती सूची में डाला गया है शिक्षा के अधिकार को। और अधिनियम तो दोस्तों 2009 का है और लागू 2010 में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दोस्तों ये 2005 के और लागू दोस्तों 2006 में हुई थी। ये वही है दोस्तों नरेगा, याद रखना। और जैव विविधता अधिनियम ये 2002 का है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो वन संरक्षण अधिनियम है ये दोस्तों 1972 का है, और लागू दोस्तों 1973 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। भारत के पहले वाइसराय कौन थे। बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों, किसी न किसी पेपर में आप देख ही लेना। कैनिंगन थे या श्री राजगोपालाचार्य थे, विलियम बेंटिंग थे या डलहौजी थे। तो दोस्तों भारत के पहले वाइसराय कौन थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। कौन थे, कैनिंग। अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के पहले वाइसराय कौन थे, और भारत के प्रथम भारतीय वाइसराय कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों होते हैं श्री राजगोपालाचार्य, और वाइसराय कैनिंग थे। और गवर्नर जनरल की बात करूं दोस्तों, ये भी आप कमेंट में बताना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आगे बात करता हूं दोस्तों डलहौजी। तो डलहौजी वही हैं दोस्तों जिनके समय पर रेल चली थी 1853 में पुणे से थाने, याद रखना दोस्तों 1853 में
भारत में प्रथम रेल चली थी डलहौजी के समय। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट है असत्य की पहचान कीजिए। वेद त्री में अर्थवेद शामिल नहीं है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। और जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत है? तो दोस्तों वो ऑप्शन है 4 ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख जो है ना वे ऋग्वेद में नहीं है, वह अथर्ववेद में है। कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। और सबसे प्राचीन तो वेद तो वो है दोस्तों ऋग्वेद है। तो दोस्तों देखना शुरू से कि त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो दोस्तों सामवेद, ऋग्वेद और सोमवेद यह शामिल है। कौन से वेद में? त्रिवेद में, यानी कि दोस्तों अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो दोस्तों सामवेद को कहते हैं। और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जादू टोना अंधविश्वास का वेद तो दोस्तों अथर्ववेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका अध्ययन पैथिक लोरेस था, राइट है दोस्तों। इसके द्वारा देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया है, यह भी राइट है दोस्तों। इसका गठन 1946 में हुआ था, राइट है दोस्तों। इसके द्वारा प्रति 1 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया, ये गलत है दोस्तों। प्रति 1 लाख पर नहीं, प्रति 10 लाख पर दोस्तों एक आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया था। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पैथिक लोरेस थे। कितनी रियासतों को मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों 93 रियासतों को मनोनीत किया गया था। इसका गठन कब हुआ? तो दोस्तों 1946 में हुआ था। और कितनी आबादी पर दोस्तों एक स्थान का आवंटन किया गया था? तो दोस्तों 10 लाख की आबादी पर आवंटन किया गया था। ठीक है, कितने परसेंट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों? 1% से 5 क्वेश्चन आपको क्लियर किए जा रहे थे दोस्तों। इसके अलावा आप क्या लोगे सर की? ठीक है ना, पर आप अपना राज्य जरूर बताना दोस्तों कि मैं इस राज्य से हूँ, हमारा पेपर इस तारीख को है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों असत्य को पहचानिए। शुक्र के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हैं। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। पोगोस और डिडोस शनि के दो उपग्रह हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा पोकोस्मो चेसेरी है। अब दोस्तों देखना, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह से आप पूछ लिया जाए तो दोस्तों कौन सा होगा? बुध होगा। और शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और पोगोस और डिडोस शनि के दो उपग्रह हैं। तो दोस्तों ये शनि के नहीं है, यह दोस्तों मंगल ग्रह के। किस ग्रह के हैं? मंगल ग्रह के। और मंगल ग्रह में कौन सी गैस पाती है? तो दोस्तों मीथेन पाई जाती है, H4 पाई जाती है मीथेन गैस। दोस्तों ये मंगल ग्रह नहीं, यहाँ पर शुक्र आएगा मेरे हिसाब से। एक चीज देख लेना दोस्तों, पोगोस और डिडोस शुक्र ग्रह के उपग्रह हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा चूरिस है, ये भी आपको याद रखना। और सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले दोस्तों तो दोस्तों वो हो जाएगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों असत्य को पहचानिए। बैंक को बंगाल बंगाल बॉम्बे तथा मद्रास को मिलाकर 1921 में एम्पियर बैंक की स्थापना की गई, राइट है। 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये थोड़ा सा गलत है। आरबीआई नोट जारी करने में 1957 में न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है, ये भी राइट है। और ओटीएल बैंक और यूनिटेल बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। अब दोस्तों देखना क्या है कि बैंक ऑफ बंगाल और बॉम्बे बैंक और मद्रास बैंक को मिलाकर दोस्तों 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं दोस्तों एम्पियर बैंक कहते हैं, राइट है। और 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, 6 नहीं है दोस्तों, वह है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंक आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। फिर है दोस्तों
आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है ना। क्या है दोस्तों, आरबीआई नोट जारी करने में 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। राइट है दोस्तों कि जो आरबीआई के पास कोष भंडार कितना है, वो मुद्राएं कितनी है, उसके आधार पर ही ये करता है। और कोष भंडार की अवधि कितनी है, तो दोस्तों उसमें पैसों की अवधि कितनी है दोस्तों? 200,000 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, ओरिएंटल बैंक और यूनियन बैंक का विलय बैंक ऑफ पंजाब में किया गया था। राइट है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ सिर्फ 14 बैंकों का विलय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? तो दोस्तों आप नोट कर लेना, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में, और दोस्तों किस अनुसूची में क्या है ये अभी मैं आपको नोट करा रहा हूँ। ठीक है ना। इसका तो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 34वीं अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण है। तो दोस्तों देखना, पहली अनुसूची में क्या है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य, इनका विवरण है। यानी कि दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों का विवरण है। फिर है दोस्तों दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची यानी कि दोस्तों तीसरी अनुसूची में है वह है दोस्तों शपथ संबंधित उल्लेख किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में है दोस्तों वह है राज्यसभा के सीटों का वर्णन, चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची मोस्ट अनुसूची है वह है दोस्तों असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम की जो जनजातीय आयोग है वहाँ का प्रशासन दोस्तों छठवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात करता हूँ दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच का शक्तियों का जो बंटवारा है वो सातवीं अनुसूची के अंदर किया गया है। आठवीं अनुसूची की बात करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों जो 22 भाषाओं का उल्लेख है वह आठवीं अनुसूची के अंदर किया गया है। नौवीं दोस्तों अनुसूची की बात करता हूँ, नौवीं अनुसूची में क्या है, तो दोस्तों नौवीं अनुसूची में जो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है वह है दोस्तों नौवीं अनुसूची से संबंधित है, जो 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर है दोस्तों 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित प्रावधान की अनुसूची कौन सी है? तो दोस्तों वह है 10वीं अनुसूची। आगे बात करता हूँ दोस्तों 11वीं अनुसूची की, तो दोस्तों इसमें पंचायतों का प्रावधान है। और लास्ट और 12वीं अनुसूची है दोस्तों जिसमें नगर निकायों का प्रावधान है, नगर निकायों का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी। 1991 के संविधान के संशोधन के तहत पहली अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जोड़ी गई थी। नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, राज तरंगिणी कल्हण की पुस्तक है, इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, और किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। द अलायंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है। तो कौन सा असत्य है ये पहचाना है। तो दोस्तों राज तरंगिणी पुस्तक तो दोस्तों कल्हण की है, राइट है बात। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, ये भी राइट बात है। और दोस्तों राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। और किताब ए हुल दिन दोस्तों ये इब्न बतूता की नहीं है, यह दोस्तों अल बरूनी की है। किसकी है दोस्तों? अल बरूनी की पुस्तक है। इब्न बतूता की तो दोस्तों रहेला पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? रहेला। और द अलायंस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक है। और आपको एक दो पुस्तकों की और जानकारी होनी चाहिए। कौटिल्य किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों चाणक्य की पुस्तक है। ऐसे दोस्तों पुस्तकों से संबंधित भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, निम्न में से किस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये हमारी पृथ्वी है जिसमें दोस्तों ये भूमध्य रेखा होती है। और दोस्तों यहाँ पर दो रेखा और होती है 23.5 डिग्री। इसे तो कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा और इसे कहते हैं कर्क रेखा। एक और होती है 64.5 डिग्री में जिसे कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। इधर भी होती है जिसे भी कहते हैं मकर रेखा। ठीक है। और दोस्तों जो दिन की सबसे बड़ा दो दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध का वह तो होता है दोस्तों 22 दिसंबर। ठीक है।
क्योंकि दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर पड़ता है। और दोस्तों जो 21 जून को तो दोस्तों कर्क रेखा पर, और 22 जून को दोस्तों भूमध्य रेखा पर, और दोस्तों जो 23 सितंबर और दोस्तों 21 मार्च है, यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले बिंदु पर सूर्य रहता है। ठीक है ना। यहाँ पर और यहाँ की जो ऊष्मा की बात करता हूँ दोस्तों कि इसमें ऊष्मा किस प्रकार के है, तो दोस्तों यहाँ तो हो जाएगी शीत, और यहाँ हो जाएगी उष्ण, और यहाँ अति उष्ण, और यहाँ भी दोस्तों अति उष्ण, और नीचे शुष्क। क्योंकि जहाँ पर दोस्तों सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेगी तो दोस्तों वहाँ पर 24 घंटे बर्फ ही रहेगी, तो दोस्तों यहाँ पर शीत आ जाएगी। और कर्क रेखा पर दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा सीधा पड़ता है, तो दोस्तों यहाँ पर गर्म इलाका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी वर्षा की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बता देना। और दोस्तों इसका लाइक एम रखते हैं 500 लाइक कर देना, तो दोस्तों अगली वीडियो भी जल्द आ जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।